जेम्स प्रिंसेप के समय इलाहाबाद 1824 में कब की बात किसकी बात कर रहे हैं? 1824 किसकी बात कर रहे हैं? इलाहाबाद की बात कर रहे हैं। 1824 में कहाँ पर? 1824 में इलाहाबाद जेम्स प्रिंसेप के समय इलाहाबाद में। और दूसरी बात करता है तो 1827-28 में बनारस में जनगणना करवाई गई। 1827 कहाँ जनगणना हुई? बनारस के अंदर। तो सबसे पहली जनगणना को देखोगे तो ब्रिटिश काल में पहली जनगणना इलाहाबाद में होती है 1824 जेम्स प्रिंसेप के समय होती है सबसे पहली बात। लेकिन ये जनगणना पूरी ना उसकी पूर्ण जनगणना कहाँ पर हुई? तो सर पहली बार पूरी जनगणना हुई और ये हुई ढाका के अंदर हुई। ढाका आप सभी जानते हैं वर्तमान में बांग्लादेश के अंदर। वर्तमान में कहाँ पर है? ढाका बांग्लादेश में। तो पहली जो जनगणना हुई वो जनगणना हुई पहली बार किसमें? ढाका के अंदर हुई। सर जो मैं होल्डर के द्वारा ढाका में पहली पूर्ण जनगणना आयोजित करवाई, प्रथम पूर्ण जनगणना। और ये कहाँ पर करवाई गई? ढाका के अंदर करवाई गई, ढाका के अंदर। ठीक है, तो पहली जनगणना का इतिहास जो आया वो कहाँ पर आया? इलाहाबाद के अंदर आया सबसे पहला। इलाहाबाद की बात कहाँ पर होती है? बनारस में होती है। दूसरा बनारस में आया, बनारस में आया दूसरा। और तीसरा जो आया वो आपका कहाँ पर आता है? ढाका के अंदर। और ढाका के अंदर आता है 1830 हेनरी वोल्टर में। ठीक है, ऐसे थोड़ी ना आया। अंग्रेजों से पहले भी जनगणना हुआ करती थी जिसके बारे में जानकारी हमें बेहतर के बाद, लेकिन बेहतर की जनगणना पूरे देश भर में पूरी ना उसकी। फिर आता है 1881। बोले यार अपन कितनी कोशिश कर रहे हैं, तो पहले शहर गिन रहे हैं, शहर की जनगणना पूरी नहीं हो पा रही है, वो नहीं गिन पा रहे अपन। फिर दूसरा बोले हम ये कर रहे हैं, क्या कहते हैं, ये कर रहे हैं भारत में कर जनगणना, ये भी नहीं हो पा रही है। अब बोले 81 में अब जो है रिपन आप करवाओ जनगणना, करवा देंगे, कोई दिक्कत कौन बड़ी बात, गिन दिया सारा देश को, पूरे देश में कितनी जनगणना है, इसी को कहते हैं विधिवत जनगणना। इसे ही कह दिया विधिवत, इसे कह दिया प्रथम सरकारी जनगणना जो पूर्ण हो सकी थी। समझे नहीं समझे? तो रिपन के समय 1881 के अंदर पहली, लेकिन ये 9 वर्ष में नहीं हुई, ये 10 वर्ष में नहीं हुई, 9 वर्ष में हो पाई भाई। 9 वर्ष में हुई ना, 1872 से 1881। अब 10 वर्ष के अंतराल पर प्रथम जनगणना 1891 लॉर्ड डफरिन के समय आयोजित की गई। डफरिन आ गए आपकी बार प्रथम जनगणना 1881 में आयोजित की गई। 1881 में पूर्ण जनगणना हुई और 91 में पहली, 91 में 1891 पहली लॉर्ड डफरिन के समय, ये 10 वर्ष के अंतराल पर पहली बार हुई। ये 10 वर्ष के अंतराल पर हुई, 10 वर्ष के अंतराल पर हुई। ठीक है ना? और ध्यान रखना कि 10 वर्षीय या आधुनिक जो 10 वर्ष अंतराल पर जनगणना कार्य है, ये दुनिया में सबसे पहले किसी ने शुरू किया। तो आधुनिक 10 वर्ष अंतराल पर जनगणना 1790 में अमेरिका में शुरू हुई थी। 1790 में अमेरिका में शुरू हुई थी पहली बार। ठीक है ना? 20वीं शताब्दी की प्रथम जनगणना 1901 और 21वीं शताब्दी की प्रथम जनगणना 2001 में आयोजित की गई थी। ये में संपन्न की गई। देखो 1872 लॉर्ड मेयो, 1891 लॉर्ड डफरिन, 1881 लॉर्ड डफरिन, है ना? नहीं रिपन, 1881 में रिपन और 1891 में लॉर्ड डफरिन, डफरिन आ गए। ठीक है ना? डफरिन के बाद में आप आगे चलोगे नेक्स्ट, डफरिन के आगे चलोगे तो अब 20 91 के बाद में 1901 आ गया। 1891 में 1901, 1901 जब आया तो 1901 के अंदर जब आप आए तो एक 1901 पहली 20वीं जनगणना 20वीं शताब्दी की थी, लेकिन 21वीं शताब्दी में पहली कौन 2001 की है। अब देखो 1901 में जनगणना हुई, 1911 में हुई, 1911 में जनगणना हुई, ठीक है, फिर 1921 में हुई। अब ये जो जनगणना हुई ना 1911 से 21, ये जो हुई 1911 से 21, ये 1911 से 21 में आंकड़े बड़े डरावने आ गए, बहुत भयावह आंकड़े आए। और ये डरावने आंकड़े क्या थे? तो ये डरावने आंकड़े ये थे इस चीज़ के थे कि इसमें क्या हुआ था, कि 11 से 21 के दौरान जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि हुई। देखो जनसंख्या बढ़ी नहीं, जनसंख्या घटी, ऋणात्मक वृद्धि हुई, है ना? ऋणात्मक वृद्धि हुई, ठीक है ना? ऋणात्मक वृद्धि हुई। जब पूरे डिकेड की बात करता है, दशक की बात करता है ना? तो वो दशक की जब बात करता है तो इसका मतलब 11 से 21, और खाली वर्ष की बात करता है तो 1921 महान विभाजन। नेक्स्ट चलते हैं आगे, जनसंख्या वृद्धि वाला वर्ष है। आप इस बात को समझो कि 1971 में जो जनसंख्या थी वो सबसे ज्यादा बढ़ी। इसका कारण मैं आपको बताता हूँ, इसका कारण क्या है? देखो ये ध्यान रखना, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ऐसा होने का पीछे कारण है, जनसंख्या में इतनी वृद्धि होगी, विस्फोट 24.80 वृद्धि दर है, 24.80%, ये ग्रोथ रेट है। आप समझ रहे हो? ये हाईएस्ट भारतीय जनसंख्या के इतिहास में ये सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि वाला वर्ष है, सबसे अधिक वृद्धि वाला वर्ष है। सबसे ज्यादा इसकी जो है वृद्धि आपकी देखने को मिलती है। ठीक है ना? सबसे अधिक वृद्धि देखने को मिलती है। ठीक है ना? अरे मैं सब हटा दूंगा, ये सारे हटा दूंगा, अभी रेड वेड सब कोई हाईलाइट नहीं रहेगा अभी। होना बिल्कुल आम बात है। जैसे अभी के चलन में बिहार में 3 बच्चे आम बात है। हमारे जो इलाका है, हमारा जो इलाका, मेरा खुद का इलाका जिसमें रहता हूँ, उधर 2 बच्चा एक आम बात है। अब धीरे-धीरे 1 बच्चा होने लगा है सबको, है ना? तो भी 4 बच्चे। 8 मेडिकल फैसिलिटी का विस्तार होगा, लेकिन जन देने की दर नहीं है, प्रतिवर्ष जनसंख्या दर घट। जनगणना आयोग कौन है? सी चंद्रमौली। ठीक है? 15वीं जनगणना, ये 2011 की जनगणना है। ये आराम से 15वीं और स्वतंत्रता के पश्चात 7वीं। आराम से 15वीं है और स्वतंत्रता के पश्चात कौन सी है? 7वीं जनगणना है। अगर आपसे पूछे कि जनगणना की शुरुआत अप्रैल 2010 में शुरुआत हुई, और जो हमारी जो पहली राष्ट्रपति, जो पहला व्यक्ति होता है, प्रथम व्यक्ति होता है, देश का नागरिक, प्रथम नागरिक होता है, उनके फॉर्म के भरने से शुरुआत की गई। ठीक है? तो देखो जनगणना की शुरुआत अप्रैल 2010 में भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति प्रतिभाती सिंह पाटिल द्वारा जनगणना फॉर्म भरने के साथ में हुई। 2011 की जनगणना का संचालन 16 अनुसूचित भाषाओं में किया गया, जबकि 21 यानी कि 2 अब जो 26 में होगी, उसका संचालन या आयोजन ये 22 में से 18 भाषाओं में किया जाएगा। सुनो, कितनी भाषाएं काम में ली गई? 16 भाषा। कितनी भाषाएं? 16 भाषाओं के अंदर इसका जो फॉर्म भरा जाता है ना, उसमें 16 भाषाओं के फॉर्म बने और उसमें भरा गया। 21 वाली जनगणना जो कि अब 26 में होगी, है ना? इसमें लिख दिया मैंने 21 का भी, मान लो आप बीपीएससी ने 21वीं जनगणना करवा दी, आपको बता देता हूँ मैं। ठीक है ना? ठीक है ना? क्यों भाई, क्यों केस ऐसा क्यों है? आप पढ़ो यार, तुम लोग पढ़ा रहा हूँ, सारी बात बताने लग रहा हूँ। ठीक है ना? 2021 जो कि 26 में होगी, इसका संचालन 22 में से 18 भाषाओं में किया जाएगा। ठीक है ना? चलो इसके बाद चलो आप, ठीक है ना? इसके बाद चलोगे तो इसके बाद में इसका जो ध्येय वाक्य था वो था हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ध्येय वाक्य है। और शुभंकर है प्रगणक शिक्षिका। और ध्यान रखना 1931 में बेटा जो जनगणना हुई थी उसमें सामाजिक आर्थिक आंकड़ों को प्रकाशित किया गया था 31 में, जाति धर्म के आधार पर जनगणना हुई थी 1931 की।
ध्यान रखना इसमें कि 1931 में जनगणना जो है ना वो सामाजिक आर्थिक जनगणना थी, ठीक है ना? सामाजिक आर्थिक मतलब क्या हो गया कि धर्म जाति इनके आंकड़े प्रकाशित किए, लेकिन 1931 के बाद फिर कभी दोबारा जनगणना में धर्म और जाति के आंकड़े नहीं आए। अब जो जनगणना होगी 2011 की हुई 31 के बाद में, उस 31 के बाद में 11 की जनगणना में मतलब लगभग 70-80 साल के बाद में पहली बार जो है जनगणना के आंकड़े जब जारी किए गए तो उसमें धार्मिक आंकड़ों को शामिल किया गया। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध इनको फिर लिखा गया कि हाँ भाई ये इतने हैं, ये इतने हैं, ये इतने हैं, ये इतने हैं, ये इतने हैं। तो ये ध्यान रखना कि सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित वर्ष 1921 के बाद पहली बार 2011 में आयोजित की गई, है ना? तो ये 2011 में 31 के बाद। अब सुनो 51 की जनगणना में केवल 14 प्रश्न पूछे गए, 14 प्रश्न पूछे गए। वहीं 2011 में 29 प्रश्न पूछे गए। 51 में आता है जनगणना वाला तो वो फॉर्म भरता है एक, उसमें बोलता है हाँ भाई कितने आदमी? 5, मोबाइल 3, गैस सिलेंडर है? हाँ, इंटरनेट है? हाँ, राशन लेते हो? हाँ, लैट्रिन बाथरूम है? हाँ, किचन है? ना, कहाँ बनाते हो? सड़क पर। ऐसे नहीं पूछता है सवाल। तो ये सारी जो प्रश्न पूछता है तो 51 में तो केवल 14 प्रश्न पूछे, चीजें भी कम थी, सुविधाएं कम थी, तो कम प्रश्न हो गए। लेकिन जब ज्यादा सुविधाएं होंगी अधिक तो उसमें प्रश्न भी ज्यादा होंगे, है ना? फिर देखो 2011 की जनगणना संचालन 35 राज्यों, संघ शासित प्रदेशों के 640 जिलों और 7935 नगरों और 6.41 लाख गाँव में किया गया था। इतने में संचालन हुआ इसका, ठीक है ना? फिर उसकी दूसरी बात करते हैं 2011 में असम के आगांत क्षेत्र में जनगणना नहीं की जा सकी, जिसके लिए 81 के आंकड़ों को अंतर्वेशन करके संशोधित करके ग्रहण किया गया। 81 के आंकड़ों में ही संशोधन कर लिया भाई, 81 में इतनी थी, ये ग्रोथ रेट थी, इसके हिसाब से इतना होना चाहिए। अंतर्वेशित कर दिया गया, अंतर्वेशित करके 81 के आंकड़ों को ही शामिल कर लिया गया, नहीं हो पाई यहाँ पर जनगणना पूरी। 2011 में पहली बार किन्नरों को एक अलग वर्ग में रखा गया। पहले किन्नर को जबकि इससे पहले इन्हें पुरुष या महिला वर्ग में रखा जाता था। किन्नर को पुरुष में रखते थे या महिला में रखते थे, ठीक है ना? लेकिन इसके लिए अलग से कैटेगरी बनाई गई, अन्य श्रेणी बनाई गई। सेक्स वर्करों को भिखारी की श्रेणी में ना रखकर एक अलग से वर्ग में रखा गया। जो सेक्स वर्कर हैं उनको पहले भिखारी की श्रेणी में रखा जाता था, ठीक है ना? और वो जो है फिर उनको अलग से एक कैटेगरी बना के उसमें रखा गया। भिखारी की श्रेणी में उनको नहीं रखा गया, ठीक है? अगले पर आते हैं नेक्स्ट। अगला देखो नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका कि जनगणना 2011 में अभियान का पहला चरण से सितंबर 2010, अप्रैल से सितंबर 2010। दूसरा चरण 9 फरवरी से 28 फरवरी 2011 की मध्य संपन्न हुआ तथा महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली द्वारा इसके अंतरिम आंकड़े प्रोविजनल डेटा 31 मार्च 2011 को जारी किए गए, ठीक है ना? ये जारी किए गए। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े जो फाइनल डेटा थे 30 अप्रैल 2013 को जारी किए गए। वहीं मणिपुर के आंकड़ों को शामिल करने के पश्चात 7 जनवरी 14 को संशोधित और वास्तविक आंकड़े जारी किए गए। अंतिम आंकड़े 30 अप्रैल 13 और प्राथमिक आंकड़े या फिर प्रोविजनल डेटा आपके अंतिम आंकड़े ये 31 मार्च 2011 को जारी किए गए, ठीक है? भारत की कुल जनसंख्या है ना जनगणना के अनुसार 121 करोड़ 8,04,977 रही, जो अमेरिका, पाकिस्तान, जापान, ब्राजील, इंडोनेशिया, बांग्लादेश की कुल जनसंख्या के बराबर है, विच इज इक्वल टू द पॉपुलेशन ऑफ अमेरिका, पाकिस्तान, जापान, ब्राजील, इंडोनेशिया, बांग्लादेश की टोटल पॉपुलेशन ना। 121.08 करोड़, आप ऐसे याद कर लो, 121.08 करोड़ याद कर लो, 121.08 करोड़, 121.08 करोड़, 121.08 करोड़, 121.08 करोड़, 121.08 करोड़। अब देखो कुल जनसंख्या में से पुरुष आबादी 62.32 लाख, पुरुष 62 लाख है, नहीं 62 करोड़, 62 करोड़ 32 लाख और महिला 58 करोड़ 75 लाख। भाई साहब ये बड़ा गड़बड़ डेटा है, ये बहुत गड़बड़ डेटा है, यहाँ पर मामला सेट नहीं हो रहा है। अब समझो एक बार, पुरुष कितने हैं? 62 लाख, सॉरी 62 करोड़, महिला कितनी है? 58 करोड़, 3.5 करोड़ के आसपास का इसमें रोला है भाई सब यहाँ पर। सर का आवाज कम क्यों आता है? इंटरेस्ट नहीं आता पढ़ने में? नहीं आएगा, इतना ही बोलूंगा मैं तो गला फाड़ लूँ 10 घंटा क्लास दिन भर। मतलब सबसे अच्छा माइक है ये सबसे महंगा माइक आता है जिस माइक में पढ़ा रहा हूँ। फोन में गड़बड़ तुम्हारे, उसको सही करो। बाकी सब बच्चों को सही आवाज आ रही, तुम्हें अकेले को हमारी कान में गड़बड़ होगी, डॉक्टर को चेक कराओ। थैंक यू भाई कुंदन। ठीक आवाज। आप साइड क्यों साइड होगा मैं? मेरे कौन से मतलब बहुभागी बताओ कि मैं साइड होकर बैठ जाऊँ? 18%। तो भी सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य भी कौन सा है? यूपी। यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, है ना? यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, सिक्किम, है ना? तो यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, सिक्किम, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, सिक्किम। सिक्किम कुल आबादी केवल यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, सिक्किम सबसे कम आबादी वाला है। न्यूनतम जनसंख्या में सिक्किम आएगा। यूपी, महाराष्ट्र, बिहार सबसे अधिक आगे। यूपी, महाराष्ट्र, बिहार सबसे अधिक, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार सर्वाधिक आगे। और अब जो है सबसे कम जनसंख्या सिक्किम। सिक्किम में केवल आबादी कितनी है? 6.60 लाख है, 6.10 लाख है। भारत में न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या, न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला राज्य भी कौन सा है? सिक्किम ही है। भाई शहरी जनसंख्या भी थोड़ी सी है, ग्रामीण जनसंख्या भी थोड़ी सी है। 6.10 लाख, 6 लाख लोग सिक्किम में। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ठाणे, जो कि महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र का ठाणे भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है, सबसे अधिक जनसंख्या, मैक्सिमम पॉपुलेशन वाला ठाणे, ठीक है ना? मैक्सिमम पॉपुलेशन के अलावा मैक्सिमम पॉपुलेशन वाला स्टेट कौन सा है? यूपी है। सबसे कम जनसंख्या वाला सिक्किम है ना? फिर देखो आप अगला नेक्स्ट सब पॉपुलेशन ग्रोथ को देखो आप एक बार। पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है? पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है? जनसंख्या वृद्धि एक निश्चित समय अंतराल के दौरान जनसंख्या में होने वाला बदलाव। जैसे एक निश्चित समय अंतराल है, जैसे 11 से 21, 21 से 31, 31 से आपका 41, वो कितना भी हो सकता है, 10 वर्ष का अंतराल हो सकता है, 15 वर्ष का अंतराल हो सकता है, 5 वर्ष का अंतराल हो सकता है, 1 वर्ष का अंतराल हो सकता है। किसी भी एक सर्टेन टाइम इंटरवल में जब क्या हो जाए पॉपुलेशन में कुछ वृद्धि, एक होती है प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि, एक होती है वास्तविक जनसंख्या वृद्धि। धनात्मक जो जनसंख्या वृद्धि है ना, धनात्मक जनसंख्या वृद्धि है। इसमें क्या होता है? देखो टोटल जब भी जन्म होगा तो प्लस होता है, जब भी मृत्यु होती है माइनस होता है, जब भी कोई व्यक्ति बाहर से आता है तो आप्रवास जुड़ता है, जब कोई व्यक्ति बाहर जाता है तो उत्प्रवास होता है। जैसे मैं मेरे संदर्भ में बात करूं तो मैं जब बिहार आया तो बिहार में मेरा आप्रवास हुआ, राजस्थान से मेरा उत्प्रवास हुआ, वहां से मैं आया यहाँ पर मैं आके शामिल हुआ, ऐड हुआ। तो जहां से मैं आया हूँ वहां से माइनस हो जाऊंगा और जहां पर मैं आया हूँ वहां पर प्लस हो जाऊंगा पॉपुलेशन में, ठीक है? इसकी पीडीएफ आज नहीं मिलेगी, कल मिल जाएगी, कल, ठीक है ना? इसकी कल पीडीएफ मिल जाएगी, कोई बात नहीं। फॉरेस्ट की पीडीएफ मिलेगी तुम्हें वन वाली, वो आएगा। मृत्यु कितनी हुई? जन्म मृत्यु माइनस ऋणात्मक है ना, तो माइनस उत्प्रवास है। प्राकृतिक में क्या है? जन्म माइनस मृत्यु है, प्राकृतिक में जन्म माइनस मृत्यु है, ठीक है ना? वास्तविक जनसंख्या वृद्धि जो रियल या एक्चुअल पॉपुलेशन ग्रोथ है वो कुल जन्म, कुल मृत्यु, कुल आय, कुल व्यय, मतलब आप्रवास प्लस माइनस उत्प्रवास तमाम जोड़ दोगे तो आपकी वास्तविक जनसंख्या वृद्धि को दिखाता है। अगला देखो जनसंख्या वृद्धि आओ, पॉपुलेशन ग्रोथ पर आओ। भारत की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 17.5 रही, जो कुल जनसंख्या 102 करोड़ से 2011 में 121 करोड़ हो गई आपकी। देख रहे हो, इस बात को समझ रहे हो?
अब बात को समझे कि दशक की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 17.5%, 17.5%, जो आपकी बढ़कर के 102 करोड़ से 121 करोड़ हो गई। ठीक है, ये कितनी जनसंख्या वृद्धि दिखाता है? तो दिखाता है 17.5% को दिखाता है, 17.5% दिखाता है। देखो आगे, सर्वाधिक जनसंख्या दशक की जनसंख्या वृद्धि दर के अनुसार राज्य और केंद्र प्रदेश कौन-कौन से हैं? ये वाले। और एक आपका न्यूनतम दशक की जनसंख्या वृद्धि दर के अनुसार राज्य और केंद्र प्रदेश का अवधि क्रम। अरे यार अवधि नहीं आएगी, ये आरोही आएगी, गड़बड़ हो गई। आरोही कर लेना नोट्स में काट करके इसको, आरोही कर लेना, है ना? आरोही कर लेना। वो क्या हुआ ना कि इसको कॉपी पेस्ट मारा था इधर, जो कट पेस्ट मारा था तो मैंने करेक्शन करना भूल गया उधर। ठीक है, देखो एक बार दादरा नगर हवेली भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला है। दादरा नगर हवेली 55.9%, 55.9%, 55.9%, 55.9%। दमन दीव 53.8%, पुडुचेरी 28%, मेघालय 27.9%, अरुणाचल प्रदेश 26%। तो देखो दादरा नगर हवेली, दमन दीव, पुडुचेरी, मेघालय, अरुणाचल। बेटा सुनो, याद क्या करना है? याद दो चीजें कम से कम करनी है याद। एक तो याद करना है सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर दादरा नगर हवेली, दादरा नगर हवेली, दादरा नगर सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर दादरा नगर हवेली 55.9%। दूसरा तीसरा चौथा भी याद कर लो, मत करो, कम से कम इसको जरूर याद रखना। दादरा नगर हवेली 55.9 और मेघालय मेघालय 27.9, 27.9। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि, सबसे कम जनसंख्या वृद्धि नागालैंड, नागालैंड की जनसंख्या वृद्धि -0.6%। जितनी जनसंख्या है उसका -0.6। नागालैंड में जितने लोग थे, मतलब अगर 1000 लोग थे तो वहाँ पर 6 लोग कम हो गए वहाँ पर, -0.6। ये ध्यान रखना, सबसे ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर वाला एकमात्र है कौन सा? नागालैंड है। ठीक है ना? तो ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर वाला एकमात्र राज्य कौन सा? नागालैंड है। -0.6 इसकी वृद्धि दर रही। केरल 4.9, लक्षद्वीप 6.3, बहुत कम है, देखो आप नीचे दक्षिण में। अंडमान निकोबार 6.9 और गोवा 8.2। ठीक है ना? गोवा 8.2। ठीक है, तो सबसे कम जनसंख्या सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला मेघालय, सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला नागालैंड। यूटी सबसे ज्यादा दादरा नगर हवेली, यूटी सबसे कम अंडमान निकोबार, नहीं सॉरी लक्षद्वीप। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि किसकी है? लक्षद्वीप की। सबसे अधिक वनावरण प्रतिशत में कौन आएगा? तो वनावरण प्रतिशत 91.33 मेघालय। सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक साक्षरता वाला भी कौन सा है आपका? तो उसमें फिर आपका लक्षद्वीप ही आ जाएगा यूटी में भी। देखो आप कितना आगे है लक्षद्वीप। अब हम आते हैं दूसरी बात के ऊपर, अब हम आते हैं लिंग अनुपात। आगे है लक्षद्वीप, 11.01% है। कुरुंग कुमे 111.01%। ये अरुणाचल का एक जिला है। भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? कुरुंग कुमे, अरुणाचल का 111%। यनम 77.15 पुडुचेरी का दूसरा। न्यूनतम या नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला, ठीक है ना? ये आपका कुल मिला करके एक आता है सिस्टम यहाँ तक का, है ना? यहाँ तक का आता है, यहाँ तक का आता है। भेजा है आपको। देखो एक बात बताऊँ, इसमें कितनी वृद्धि हुई? तो जनसंख्या के लिंग अनुपात में क्या हुई? बढ़ोतरी हुई, बढ़ा, और कितने से बढ़ा? 10 से बढ़ा। दूसरी बात होगी सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले राज्य या फिर यूटी, राज्य भी हो सकते हैं, यूटी भी हो सकते हैं इसमें। तो सर्वाधिक जनसंख्या लिंग अनुपात वाले यूटी वाले अवरोही क्रम क्या है? तो देखो सबसे अधिक लिंग अनुपात केरल का 1084 है, पुदुचेरी का 1037। देखो आपसे पूछे कितने राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश हैं जो या जिनका लिंग अनुपात 1000 से ज्यादा है? तो 1084, 1037 केरल और पुदुचेरी है। कितने राज्य हैं? केवल एक है। सर्वाधिक वाला सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला यूटी कौन सा है? तो पुदुचेरी आएगा। राज्य में फिर तीसरा तमिलनाडु 996, आंध्र प्रदेश 993 और छत्तीसगढ़ 991। तो केरल, पुदुचेरी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ 20 बार रिवीजन करोगे तब याद होगा, नहीं तो याद नहीं होगा, बता रहा हूँ। 20-25 बार रिवीजन करोगे तब याद होगा, पहले बता दिया। मैं कुछ कह ही नहीं सकता हूँ, कुछ भी, नथिंग, जीरो, कुछ नहीं कर सकता हूँ इसमें, कोई हेल्प नहीं, नहीं कर सकता हूँ, मैं जानता हूँ। मुझे सिर्फ बताना पड़ेगा, सिस्टमैटिक तरीके से लिख के दे दूंगा बस मैं आपको, इसके अलावा मेरी कोई भूमिका नहीं है। ठीक है ना? न्यूनतम लिंग अनुपात वाले राज्य और यूटी कौन से हैं? आरोही क्रम, दमनदीप 618, ये सब ध्यान रखना है इसका ना, इसका ध्यान रखना, दमनदीप का, दमनदीप का ध्यान रखना, दमनदीप का अच्छे से याद रखना, केरल का भी अच्छे से याद रखना, केरल का भी। ठीक है ना? दादरा नगर हवेली 774, चंडीगढ़ 818, हरियाणा 879, जम्मू कश्मीर 889। हरियाणा, इसको याद रखना है, हरियाणा को याद रखना है, हरियाणा को याद रखना है भाई, हरियाणा को याद रखना है। ठीक है ना? हरियाणा, हरियाणा, ठीक है ना? ये याद रखना 879। और राज्यों में कौन सा है? दमन, दीव। यूटी में सबसे ज्यादा किसका है? पुदुचेरी का। यूटी में लिंग अनुपात सर्वाधिक किसका है? पुदुचेरी का। केरल का 1084। अब एक आता है बाल लिंग अनुपात, 0 से 6 वर्ष के बच्चों का जो लिंग अनुपात है उसको बोलते हैं बाल लिंग अनुपात, शिशु लिंग अनुपात बोलते हैं उसको। तो भारत में शिशु लिंग अनुपात रहा बच्चों का, जी देखो, शिशु लिंग अनुपात कह दो, बाल लिंग अनुपात कह दो, 0 से 6 आयु वर्ग का लिंग अनुपात कह दो, चाइल्ड सेक्स रेशियो कह दो। यह लिंग अनुपात 1951 में 975 था, 2 मिनट दो, 975 था, जो अभी वर्तमान में जनगणना दर के अनुसार 918 है। अब बात समझ रहे हो? 975 था भाई, कितना था? 975। 975 से हम कितने पे आ गए? 918 पे। 975 से और हम कितने पे आ गए? 918 पे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका बड़ा सीधा सा मतलब ये हो गया ना, इसका बड़ा सीधा सा मतलब ये हो गया ना कि हमने बाल लिंग अनुपात, यही तो बच्चे बड़े बड़े बनेंगे आगे जाकर के। अरे जो बच्चे हैं यही ना आपके एक दिन वयस्क बनेंगे। अब लिटरेसी पे आते हैं, जनसंख्या की साक्षरता क्या है? भारत की औसत साक्षरता 74.04 है, 74.04 है औसत साक्षरता, जिसमें पुरुष 74 में से 82.14 है, और महिला साक्षरता 65 पॉइंट और आपकी 46 है। 65.46, महिलाएं 65% पढ़ी है, पुरुष 82%, दोनों मिला जुला के औसत रूप से कितने पढ़े? 74% पढ़े। ये सिस्टम है। साक्षर किसको कहेंगे? एक भाषा को पढ़ने, उस भाषा को लिखने और सामान्य आधारभूत गणितीय संक्रियाएं, जोड़ घटा गुणा भाग जो करना जानता हो, जो अपना नाम लिख सकता हो, कुछ भी कोई शब्द बोला आप लिख दो, सरल शब्दों को साइन कर ले, अपना किताब अखबार दे दो पढ़ ले। ऐसा व्यक्ति जो है, वो ऐसा व्यक्ति जो है, वो ऐसा व्यक्ति, ये ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है? साक्षर। लेकिन 7 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र हो, 7 वर्ष का हो या उससे ज्यादा उम्र हो, 6 वर्ष का बच्चा एक भाषा शानदार लिख सकता है, शानदार पढ़ सकता है, सब जोड़ घटा गुणा भाग सब कर सकता है, साक्षर नहीं माना जाएगा। ठीक है ना? साक्षर नहीं माना जाएगा, ध्यान रखना। फिर देखो आप इसमें सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य या यूनियन टेरिटरी, इनका वही क्रम। तो केरल जो है, केरल 94%, लक्षद्वीप 91.8%, सर्वाधिक साक्षरता वाली यूटी कौन सा? लक्षद्वीप ही है। मिजोरम 91.3, मिजोरम पूर्वोत्तर भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला कौन है? मिजोरम ही है। गोवा, त्रिपुरा, केरल, लक्षद्वीप, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा। सबसे कम न्यूनतम साक्षरता वाली यूटी अवरोही क्रम, बिहार 61.8, अरुणाचल, राजस्थान, झारखंड और आंध्र प्रदेश, ये सबसे कम लिटरेसी वाले। अब आपको करंट अफेयर का अपडेट करवा दूं, ये करंट अफेयर अपडेट देख लो, इसमें था तो मैंने करवा दिया है, नहीं होता तो क्या करवाते बताओ। करंट अपडेट ये रहा अपना, इसमें देश का प्रथम पूर्ण साक्षर बनने वाला पहला राज्य कौन सा? मिजोरम है। पूर्ण साक्षर बनने वाला पहला राज्य कौन सा? मिजोरम, जिसकी साक्षरता 98.2% है। पूर्ण साक्षर वाला कौन सा है? 98.2 के साथ में आपका मिजोरम है। दूसरा आपका
गोवा जो है, गोवा गोवा आपका आ जाएगा, और ये गोवा आपका आएगा, गोवा जो है आपका ठीक है ना। देखो, तो गोवा 99.2, तो मिजोरम पूर्ण साक्षर, गोवा पूर्ण साक्षर, त्रिपुरा पूर्ण साक्षर और हिमाचल प्रदेश भी पूर्ण साक्षरता 99.3 के साथ हिमाचल प्रदेश। तो गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश। पूर्ण साक्षर घोषित होने वाला यूनियन टेरिटरी कौन है? लद्दाख। 57% इसकी पॉपुलेशन ग्रोथ है ना, सॉरी लिटरेसी है, और 97 के साथ में ये आपका पहला यूटी था जो ये बना। पूर्ण साक्षर, डिजिटल साक्षर, देखो डीजी केरलम कार्यक्रम के अंतर्गत केरल भारत का प्रथम पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य बना, जिसकी शुरुआत 2021 में पुलमपारा पंचायत से हुई। पुलमपारा पहली पंचायत जो डिजिटल साक्षर है ना, वो डिजिटल साक्षर है। भारत की डिजिटल साक्षरता 38% है, वहीं केरल की 99% है। एक कार्यक्रम चलाया था सरकार ने, उल्लास, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। इस कार्यक्रम की अवधि 2022 से 27 तक। कार्यक्रम का उद्देश्य है कि 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वाले वयस्कों को औपचारिक शिक्षा प्रदान करना, पढ़ सके लिख सके ये प्रदान करना। तो उल्लास जो है ये चलाया गया था, इसी के अंतर्गत जो है मिजोरम पहला क्या बना आपका वो बन गया। आई कुछ बात समझ में? तो जनगणना ये मान के चलो लगभग कंप्लीट हो गया, 20 मिनट हो गए, 20 से 25 मिनट मुश्किल से। कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, खनिज शुरू करेंगे कल, खनिज करेंगे जो भी कुछ भी होगा। छठियार था कल। हाउ मेनी पीपल्स रेजिड्स इन सिटी, तो 62 जो लोग हैं, 62 अप्रोक्सीमेटली 62, 100 लोग मान लो अगर हैं, तो उसमें 62 लोग गोवा के ऐसे हैं, गोवा के 100 लोगों में से 62 ऐसे लोग हैं जो शहर के अंदर रहते हैं। मतलब ये कितना परसेंट हो गया? 62। गोवा की कुल आबादी का 62.20% है ना, वो गोवा की कुल आबादी का 62.20% जो है वो 62.20% अब रहती है नगरों के अंदर रहती है, 62.20%। ठीक है। देखो नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा नगरीय कौन सा? मिजोरम है। 51.52.10 लोग, 52.10% जो लोग हैं वो 52% 10 लोग, 52.10% लोग कहां पर रहते हैं? नगरों के अंदर। तो नगरीय सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत किसका है? गोवा का है। किसका है? गोवा का है सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत, है ना। तो आप क्या कहोगे? सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत, नगरीय जनसंख्या प्रतिशत, नगरीय जनसंख्या प्रतिशत। अगर सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत किसी का है तो सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत किसका है? गोवा का है। ध्यान रखिएगा किसका है? गोवा का है। दूसरी बात पर चलते हैं, दूसरी बात पर चलते हैं। तो दूसरा आता है, और दूसरा आता है हमारा तीसरा जो है इसके बाद तमिलनाडु, चौथा केरल, पांचवा महाराष्ट्र। तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र। अब सुनो आप, सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या प्रतिशत किसका है? गोवा का है। लेकिन सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या महाराष्ट्र में है। सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या कहां की है? महाराष्ट्र की। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ये महाराष्ट्र है। फिर देखो आप सुनो, सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या, सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत गोवा, सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या महाराष्ट्र, सबसे कम नगरीय जनसंख्या परसेंट हिमाचल प्रदेश में केवल 10% लोग नगरों में है। 90% पॉपुलेशन हिमाचल प्रदेश की, मतलब 90% पॉपुलेशन जो है वो नगरीय जनसंख्या 10% है, अर्थात सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या परसेंट, सबसे कम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत। कुल आबादी का 90% गांव में है, मतलब सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत हिमाचल प्रदेश का है, सबसे कम जनसंख्या नगरीय जनसंख्या प्रतिशत हिमाचल प्रदेश का है। लेकिन सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या आबादी किसकी है? तो यूपी की है। सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या आबादी किसकी है? यूपी की। सबसे अधिक जनसंख्या ग्रामीण आबादी किसकी है? वो किसकी है? यूपी की। ध्यान रखेंगे। सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत गोवा, सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या महाराष्ट्र, सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या गोवा, सबसे कम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत, सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या गोवा, सबसे कम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत किसका है? तुम्हारा हिमाचल प्रदेश का। मैं क्वेश्चन बार-बार घुमा रहा हूं इधर-उधर, तो आप ध्यान से सुनना एक बार अच्छे से। सबसे कम नगरीय जनसंख्या के मामले में सबसे कम नगरीय जनसंख्या सिक्किम है, ध्यान रखना सिक्किम है। और सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या कितनी किसकी है? तो सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? ये हमारे सिक्किम राज्य की है। तो न्यूनतम नगरीकृत हिमाचल, बिहार, असम, हिमाचल, बिहार, असम और एक कहां का है? उड़ीसा का। उड़ीसा का एक किसका आएगा? उड़ीसा का आ जाएगा। ठीक है। अब सुनो, 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाले नगर 2001 में 35 थे। 2001 में कितने थे? 35, जिसकी आबादी 10 लाख से अधिक थी। 2001 में कितने थे? 2001 में थे 35। संख्या आएगा असम, हिमाचल, बिहार। सेकंड जनसंख्या कितनी किसकी है? तो सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? ये हमारे सिक्किम राज्य की है। तो न्यूनतम नगरीकृत हिमाचल, बिहार, असम, हिमाचल, बिहार, असम और एक कहां का है? उड़ीसा का। उड़ीसा का एक किसका आएगा? उड़ीसा का आ जाएगा। ठीक है ना। अब सुनो, 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाले नगर 2001 में 35 थे। 2001 में कितने थे? 35, जिसकी आबादी 10 लाख से अधिक थी। 2001 में कितने थे? 2001 में थे 35। आंकड़ा बदल गया भाई, आंकड़ा बदला, और 35 का बदलकर कितना होगा? 53 हो गया। 5 पीछे आगे, 3 आगे के पीछे, और 2011 में 53 ऐसे नगर हैं, 53 सिटीज ऐसे हैं जहां पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज्यादा है, 10 लाख से ज्यादा है, 10 लाख से ज्यादा, 10 लाख से अधिक आबादी वाले, 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगरों की संख्या कितनी है? 53 है, जो 2001 में केवल 35 थे। 50 लाख से अधिक आबादी वाले नगरों की संख्या 8 है। 50 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाले कितने हैं? 8। 50 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाले कितने हैं? 8। 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले कितने हैं? 8। 50 लाख से अधिक आबादी वाले कितने हैं? कुल कितनी है? 43 करोड़ है। इसमें हिंदू आबादी, कुल भारत की हिंदू आबादी 96.63 करोड़ है। 96.63 करोड़, जो लगभग 59%, 79.08 कुल हिंदू आबादी 96.63 करोड़ है, जो कुल जनसंख्या का 79 मतलब 79.08 लाख है। ठीक है। तो ये इतना है। और 2001 से 11 के बीच 0.7% हिंदू आबादी बढ़ी नहीं, घटी। 0.7% हिंदू आबादी घटी। देश में कुल मुस्लिम पॉपुलेशन 17.22 करोड़ है, 17.22 करोड़ है, एंड विच इज 14.2%। मुस्लिम इज 14.2% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। और 2001 से 11 के बीच 0.8% मुस्लिम आबादी जो है वो बढ़ी है। ईसाई, देखो अपने ऐसे पढ़ते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ना, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख। ईसाई जो है, क्रिश्चियंस जो है, ये लोग क्या करते हैं कि ये धर्मांतर
नामांतरण बहुत करते हैं, जो ट्राइबल लोग हमारे हैं, तो ट्राइबल लोग बहुत सीधे होते हैं, जनजाति लोग, और उन सीधे साधे लोगों को जो है वो कन्वर्ट करके ईसाइयों में, और ये क्या कर रहे हैं, अपना जनसंख्या का प्रसार कर रहे हैं। ऐसा कहते हैं कुछ विद्वान की अगर कभी भी भविष्य में युद्ध हुआ तो दो कौम के बीच में लड़ा जाएगा, बड़ा दुनिया का, मुस्लिम और ईसाई, है ना, क्योंकि बाकी सब कम होते जा रहे हैं, कोई बढ़ नहीं रहा है। आप देखो हिंदू आबादी यहाँ पर 0.7% घटी है, बढ़नी चाहिए थी इतने बड़े देश में, लेकिन घटी है, कोई बात नहीं, अपने कोई वो नहीं है कि ऐसा क्यों, लेकिन फिर भी ऐसा हो रहा है। इधर देखो ईसाई भी बढ़ रहे हैं, मुस्लिम भी बढ़ रहे हैं, है ना, तो ईसाई जो है कुल आबादी 2.78 करोड़ है, और ये कुल जनसंख्या 2.3% है। लिंग अनुपात सबसे अधिक है 6 में ईसाइयों। सिख जो है कुल जनसंख्या 2.08 करोड़, इनमें लिंग अनुपात सबसे कम है 893। बौद्ध जो है उनकी कुल जनसंख्या 84 लाख है। जैन जो है वो जैन केवल 45 लाख ही आपके मिलते हैं। अन्य धर्म और धारणाओं में विश्वास रखने वाले 0.79 करोड़ हैं। जिन लोगों ने धर्म नहीं बताया 0.29 करोड़, इस डेटा को याद रखना। 0.29 करोड़ ऐसे लोग हैं जिन्होंने धर्म बताया ही नहीं, धर्म ही नहीं बताया ना। हाँ साइंस 4 दिन में बायो क्या हो गया, साइंस कौन पढ़ा रहे हैं, सुमित शुक्ला सर पढ़ा रहे हैं ना तुम्हें 4 दिन में बायो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री तीनों के खत्म। अच्छा तो ठीक है, जैसे भी सर पढ़ा रहे हैं अच्छे पढ़ा रहे होंगे, ऐसा थोड़ी ना है, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से पढ़ा रहे होंगे। चलो अभी भाई देखो साइंस या फिर हिस्ट्री या पॉलिटिक्स बात यहाँ नहीं करोगे, है ना, तो सर की क्लास में ही आप जो है उस सब्जेक्ट की बात करना। अभी इस पे ज्योग्राफी का आप फोकस करें। सुमित सर इज ग्रेट टीचर है ना, बहुत अच्छे शिक्षक हैं, तो उन्होंने आपको वही पढ़ाया होगा जो टारगेटेड है ना, इधर उधर की बातें नहीं बताई होंगे। ठीक है चलो, तो देखो सर्वाधिक हिंदू आबादी जनसंख्या, देखो हिमाचल प्रदेश में भाई, हिमाचल प्रदेश की कुल आबादी का लगभग 95% बेटा, हिमाचल प्रदेश की कुल आबादी का, तो ये ध्यान रखना सर्वाधिक हिंदू आबादी प्रतिशत जो है वो सर्वाधिक हिंदू आबादी प्रतिशत कहाँ का है, तो सर्वाधिक हिंदू आबादी प्रतिशत जो है वो सर्वाधिक हिंदू आबादी जनसंख्या प्रतिशत हिमाचल प्रदेश में 95% लोग हिंदू हैं। ठीक है ना, तो 95% क्या है, लोग हिंदू हैं, 95% लोग भाई हिंदू है। ठीक है, फिर दूसरा बच्चा आता है दादरा नगर हवेली, तीसरा उड़ीसा, चौथा छत्तीसगढ़। लेकिन आप देखोगे सर्वाधिक मुस्लिम आबादी देखोगे, तो सर्वाधिक जो मुस्लिम आबादी, सर्वाधिक मुस्लिम आबादी, तो सर्वाधिक मुस्लिम आबादी प्रतिशत में जब आप पाओगे, मुस्लिम आबादी प्रतिशत पर जब आप पाओगे, तो सर्वाधिक मुस्लिम आबादी प्रतिशत में आप पाओगे, तो इसमें जो आपका आता है ना सर्वाधिक मुस्लिम आबादी प्रतिशत, वो लक्षद्वीप 96.5%, लक्षद्वीप 96.5%। ठीक है, 96.5% बेटा मुस्लिम आबादी है, एसटी है, जनजाति के अंतर्गत आता है, जनजाति के अंतर्गत आता है। सबसे अधिक महिला साक्षरता, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता, सर्वाधिक पनावरण प्रतिशत ये लक्षद्वीप का है। जम्मू कश्मीर का भी 68.3% लोग हैं हिंदू, सॉरी मुस्लिम है। असम में 34% मुस्लिम आबादी है, और बंगाल में 27% जो है मुस्लिम आबादी का निवास मिलता है। बेटा नगरीकरण हो गया, नगरीकरण हो गया तुम्हारा, नगरीकरण तुम्हारा हो गया। ठीक है, अरे यार एकदम फैल गया। आ जाओ भाई सब, आ जाओ भाई सब, अब आओ तुम लोग। भारत में सबसे ज्यादा एससी लोग, एससी की जनसंख्या सबसे ज्यादा यूपी की है, जबकि एससी जनसंख्या परसेंट के मामले में, एससी जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य में देखोगे तो वो आपकी मिलती है पंजाब। भाई पंजाब की 32%, 31.90% जो पॉपुलेशन है वो लगभग 32 का 31.90 का, तो सबसे अधिक एससी जनसंख्या यूपी, सबसे अधिक एससी जनसंख्या किसकी है, यूपी की। सबसे ज्यादा एससी जनसंख्या यूपी की, और सबसे अधिक एससी जनसंख्या परसेंट किसका है, पंजाब का है, पंजाब का है। यूपी सर्वाधिक एससी जनसंख्या, एससी जनसंख्या परसेंट सबसे अधिक किसका है, पंजाब का है। देखो सबसे अधिक एससी जनसंख्या में दूसरा पंजाब, बंगाल, बिहार, पंजाब बिहार बंगाल तमिलनाडु, पंजाब बिहार बंगाल तमिलनाडु, पंजाब बिहार सबसे अधिक एससी जनसंख्या वाले राज्य, पंजाब बिहार बंगाल तमिलनाडु, पंजाब बिहार बंगाल तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल है ना, और उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या यूपी, बंगाल, बिहार, तमिलनाडु। सबसे अधिक दक्षिण भारत में ऐसी जनसंख्या कहां पर मिलती है, तमिलनाडु। भाई सब 4 ऐसे भी स्टेट है, अरुणाचल, नागालैंड, अंडमान, लक्षद्वीप, एक भी ऐसी नहीं है। अरुणाचल, नागालैंड ऊपर, नॉर्थ ईस्ट में सबसे ऊपर 2, अरुणाचल, नागालैंड, अरुणाचल, नागालैंड, अरुणाचल, नागालैंड, है ना, अरुणाचल, नागालैंड, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, ये 4 ऐसे हैं जहां एक भी एससी पॉपुलेशन नहीं है मेरे भाई, एक भी एससी पॉपुलेशन नहीं है। सबसे अधिक एससी पॉपुलेशन परसेंट पंजाब का है, हिमाचल का है, पंजाब, हिमाचल, बंगाल, यूपी, बंगाल, पंजाब, हिमाचल, बंगाल, यूपी, पंजाब, हिमाचल, बंगाल, यूपी, ऐसी जनसंख्या परसेंट है। बेटा एससी का लिंग अनुपात कितना है, 945। अब आते हैं एसटी, भारत की कुल जनसंख्या का 8.6%, है ना, तो 8.6% एसटी है। एसटी जो है ना वो भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% ट्राइबल रीजन है। सबसे ज्यादा एसटी जनसंख्या, सर्वाधिक एसटी जनसंख्या एमपी में है, सर्वाधिक एसटी पॉपुलेशन कहां पर है, एमपी, मध्य प्रदेश। सबसे अधिक एसटी जनसंख्या प्रतिशत लक्षद्वीप का है, सबसे अधिक, देखो सर्वाधिक एसटी जनसंख्या में कौन आएगा, एमपी, और सर्वाधिक एसटी जनसंख्या परसेंट किसका है, लक्षद्वीप का। लक्षद्वीप का 94.80% लोग एसटी में आते हैं भाई, एसटी में आते हैं। दूसरा महाराष्ट्र, देखो सर्वाधिक में एमपी, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, 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 एमपी, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान। सर्वाधिक एसटी जनसंख्या परसेंट में लक्षद्वीप, मिजोरम, नागालैंड, लक्षद्वीप, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल, लक्षद्वीप, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, लक्षद्वीप, मिजोरम, नागालैंड, लक्षद्वीप, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय। 3 याद कर लो, लक्षद्वीप, मिजोरम। देखो पूर्वोत्तर भारत में सबसे प्रथम पूर्ण साक्षरता वाला राज्य मिजोरम है ना भाई, ये तो है, मिजोरम तो है। और सबसे अधिक नगरीकृत जो है वो कौन सा है तुम्हारा, सर्वाधिक नगरीकृत कौन सा है, मिजोरम ही है। और ये ध्यान रखना सर्वाधिक नगरीकृत जनसंख्या परसेंट कौन सा है, मिजोरम का, नॉर्थ ईस्ट के अंदर। और प्रथम पूर्ण साक्षरता वाला कौन सा है, मिजोरम ही है कि नहीं, तो ये भी ध्यान रखना, नॉर्थ ईस्ट का ध्यान रखना, इसमें आपकी जानकारी बड़ी इंपॉर्टेंट है ना। हाँ, और बेटा सुनो, दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, है ना, दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़, देखो अरे बड़ा सिंपल है, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली जो भारत की राजधानी है, एक भी एसटी पॉपुलेशन नहीं है। हरियाणा, पंजाब एक भी एसटी नहीं है, इनकी राजधानी चंडीगढ़, इसमें भी एक एसटी नहीं है। तो देखो दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, इनमें कोई एसटी पॉपुलेशन निवास नहीं करती है। एसटी का लिंग अनुपात 990 है। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया बेटा, जिसका नाम है जनसंख्या। जनसंख्या 2 मिनट ब्रेक ले लेते हैं, 2 मिनट का मतलब 1 या 2 मिनट ही बस, है ना। मैडम सुबह सुबह बहुत प्यार से चाय बना के लाई मेरे लिए, है ना। तो अभी देखो शुरुआत हुई नहीं दिन की लड़ाई, तो अभी चाय से हुई है ना, मीठी चाय के साथ में, है कि नहीं। चलो बिहार में है बहुत एसटी, हाँ गोंड वगैरह जनजाति है, क्योंकि बिहार जो झारखंड के साथ में था ना, तो ये पूरा मिलने वाले जायद, खरीफ, रबी और जायद, ठीक है ना। बेटा सुनो, उष्ण आर्द्र दशाओं में जो फसलें उगाई जाती है खरीफ है, गर्मी भी होती है और बारिश का भी समय होता है। बारिश का समय कब होता है, जून जुलाई का समय होता है, जून जुलाई का, है ना। तो देखो मार्च अप्रैल गर्मियों के अंदर इसको बोया जाता है। ये पकती है मानसून के समय में, इसलिए उष्ण है और आर्द्र है। और सितंबर में मानसून खत्म होता है, तो सितंबर में मानसून समाप्ति लगभग हो जाती है, तो इसको काट दिया जाता है, ठीक है ना, तो इसको काटा जाता है। तो ध्यान दो, खरीफ फसलों को उष्ण आर्द्र दशाओं में पैदावार की जाती है। इसकी सॉविंग या बुआई होती है मार्च अप्रैल, कटाई हार्वेस्टिंग होती है सितंबर और अक्टूबर। प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं, बाजरा, मूंग, धान, लोबिया, बाजरा, मूंग, धान, लोबिया, उड़द, ज्वार, रागी, मूंगफली, कपास, तिल, अरहर, मक्का।
गाँव के बच्चों को तो इसमें दिक्कत आएगी। शहर वाले बालकों को थोड़ा-सा, जो पटना के हैं या किसी टाउन में शहर में रहते हैं, जो खेती से संबंधित नहीं है, उनको तो दिक्कत आएगी। बाकी गाँव वाले सारे बच्चों को याद पड़े होंगे इसमें, गाँव वाले बालक थोड़ी याद करेंगे इन सबको, अरे हम गाँव से आते हैं। अब मगर जो इसको याद करेंगे फिर तो भला गाँव में रहे। रबी फसलें शीतकाल के दौरान इनका विकास होता है। बुआई सितंबर-अक्टूबर में होती है, कटाई मार्च-अप्रैल में होती है। प्रमुख फसलों में गेहूँ, जौ, अरे जौ लिख दिया, जौ नहीं है, जौ है भाई, जौ है ना? गेहूँ है, जौ है ना? गेहूँ है, जौ है, चना है, मटर है, अलसी है, सरसों है, आलू है, मसूर है। उष्ण जायद फसलों में उष्ण और शुष्क दशाओं में पैदावार। उष्ण एवं शुष्क दशाओं में पैदावार, उष्ण एवं शुष्क दशाओं में पैदावार। मार्च से मई जून के बीच में पैदावार इसमें खीरा, ककड़ी, खरबूज, तरबूज, चारे की फसलों का उत्पादन किया जाता है। ठीक है ना? आओ बेटा आओ, कृषि के प्रकार। कृषि के प्रकार सबसे पहला है प्रारंभिक जीविकोपार्जन कृषि। प्रारंभिक मानव आदिवासी है, जंगल में पहाड़ों में रहता है। जंगल पहाड़ में रहने वाला मानव पेड़ों को काटता है, पेड़ों को काट करके जलाता है। जलाने के बाद में होती है यार लोबिया की फसल। प्रारंभिक मानव जीविकोपार्जन के लिए जंगल में रहने वाला मानव, पहाड़ों में रहने वाला मानव जीविकोपार्जन करने के लिए और पेड़ों को काटता है, काटने के बाद में उनको जलाता है और जलाने के बाद में और फिर वहां पर क्या करता है, प्राप्त जो राख होती है उस राख के क्षेत्र में खेती करता है। वह खेती करने वाला मानव जब 4 साल 5 साल वहां खेती कर लेगा, वो जमीन खराब हो जाएगी। जमीन खराब होगी, भाई साहब क्या करेगा, क्रॉप साइकिल नहीं चलाएगा। वो क्या करेगा, उस जमीन को ही छोड़ देगा, बोले खराब हो गई यार, और कहीं चेंज करो, ले जा। वो कहीं दूसरी जगह ले जाएगा और कहीं दूसरी जगह के जगह पर पेड़ काटेगा, जलाएगा और खेती करेगा। फिर वहां भी खराब हो जाएगी, फिर कहीं और चला जाएगा। इस तरीके से ऐसी खेती जिसमें बार-बार स्थानांतरित होना पड़ता है, जिसमें पेड़ों को काटना जलाना पड़ता है, ऐसी कृषि को स्थानांतरित कृषि। इससे पर्यावरण को नुकसान होता है, इसलिए पर्यावरण शत्रु कृषि। पेड़ों को काट के जलाया जाता है, काटो जलाओ कृषि, कर्तन दहन कृषि, स्लैश या वन कृषि या बुश फैलो कृषि या आदिम जनजातियों द्वारा किया जाता है, आदिम कृषि कहा जाता है। ऐसी कृषि है जिसके जिसके ऐसी खेती है जिसमें फसल चक्र नहीं है, जिसमें फसल चक्र नहीं है भाई, जिसमें फसल चक्र के स्थान पर भूमि चक्र है। जिसमें फसल चक्र के स्थान पर कौन सा है, भूमि चक्र है। फसल चक्र को ना अपना करके भूमि चक्र को अपनाया जाता है, ये ध्यान रखना। तो यह जो है आपकी कृषि हो जाएगी, कौन सी नहीं हो जाएगी, स्थानांतरित कृषि हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, स्थानांतरित कृषि के नाम कौन कौन से होते हैं। पूर्वोत्तर भारत में झूम, पश्चिमी घाट में कुमारी, पूर्वोत्तर में झूम, पश्चिमी घाट में कुमारी, मणिपुर में पामलू, मणिपुर पामलू, मणिपुर पामलू, मणिपुर पामलू, मणिपुर पामलू, मणिपुर पामलू। बस्तर क्षेत्र दीपा, बस्तर दीपा ना, बस्तर दीपा, बस्तर दीपा, बस्तर दीपा, बस्तर दीपा, बस्तर दीपा, मणिपुर पामलू, मणिपुर पामलू, मणिपुर पामलू, ऐसे याद करो ना, मणिपुर पामलू, मणिपुर पामलू, मणिपुर पामलू, बस्तर दीपा, बस्तर दीपा, बस्तर दीपा, बस्तर दीपा, बस्तर दीपा, ऐसे याद करोगे, कैसे याद करोगे। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में दंडकारण का पठार, दंडकारण के पठार को उड़ीसा में बस्तर कहा जाता है, जो टिन के लिए काला हांडी वो फैक्ट्री है, तो से पढ़ाया था। ठीक है ना? तो मणिपुर में पामलू, मणिपुर में पामलू, मणिपुर में पामलू, दीपा दीपा, बस्तर दीपा, बस्तर दीपा, बस्तर। आंध्र प्रदेश में पोड़ू कहा जाता है, आंध्र प्रदेश में, आंध्र में क्या कहा जाता है, इसको पोड़ू कहा जाता है, आंध्र में पोड़ू। उड़ीसा में बड़े नाम बारिंगा, पामाडाबी, केमान, बारिंगा, पामाडाबी, केमाम, है ना, बारिंगा, पामाडाबी और आपका कौन सा है, केमान। झारखंड में कुरवा, झारखंड में कुरवा, झारखंड में कुरवा, झारखंड में कुरवा, हिमालय में खिल, दक्षिण राजस्थान में इसको वालदे, दक्षिण राजस्थान में वालदे कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसका होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं मेरे भाई, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे आ जाओ बच्चा। एक होता है गहन जीवन निर्वाह कृषि। बेटा सुनो, एक व्यक्ति है ए, एक व्यक्ति है ए, एक व्यक्ति है ए, दूसरा व्यक्ति है, एक व्यक्ति ए है, दूसरा व्यक्ति बी है, दूसरा व्यक्ति बी। सुनो, एक के घर में भाई दोबारा नहीं बताऊंगा, एक ही बार बताऊंगा, समझ में आना चाहिए। नहीं आया समझ में तो फिर बैंड बजा जाएगी तुम्हारी, समझे नहीं समझे। फिर तो मान लो कभी बेकार बालक को एक बार में नहीं आई, मैं भी मास्टर खराब हूं, तुम भी बेकार बालक को, ध्यान रखना। एक बार में समझ में नहीं आया तो सुन लो, एक बार सुन लो बच्चा, है ना। अगली बात पर चलते हैं, नेक्स्ट, है ना। देखो सुनो, एक व्यक्ति है ए, इसके घर में है 5 लोग, एक व्यक्ति है बी, इसके घर में 5 लोग। एक व्यक्ति ए के पास जमीन है 5 बीघा, एक व्यक्ति बी के पास जमीन है 50 बीघा। वापस सुनो, ए के घर में 5 आदमी, बी के घर में 5 आदमी, ए के पास 5 बीघा, बी के पास 50 बीघा। 5 बीघा वाला ए सोचता है, 5 बीघा वाले के पास में जोत का आकार छोटा है ना, बी वाले के पास में जोत का आकार बड़ा है। ए के पास जोत छोटा, बी के पास आपका जो लैंड साइज होता है वो जमीन का आकार क्या है, ए के पास छोटा, बी के पास बड़ा। ए जिसके पास 5 बीघा जमीन है वो सोचता है ले भाई गेहूं उगा लेते हैं 3 बीघा में, 2 बीघा में गेहूं कर लेते हैं, 1 बीघा में सरसों कर लेते हैं और 1 बीघा 2 बीघा में अपना चाय का फसल कर लेते हैं, सब्जी कर लेते हैं। बोले भाई ठीक है भाई, कर लेंगे, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो इस एक का जिसके पास 5 बीघा जमीन, जिसका आकार छोटा है जोत का, वो कृषि उद्देश्य है केवल, हाँ, अपना खाने का गेहूं आ जाए, पशु के लिए चारा आ जाए, दोनों लोग लुगाई, दोनों बच्चे, माँ बाप सारे मिलकर खेती में काम करेंगे। ये भाई साहब इसका उद्देश्य ना पेट भरना थोड़ी ना है, 50 बीघा थोड़ी पेट भरेगा, ये तो 5 ही आदमी है। इसका तो उद्देश्य है कोई ऐसी फसल उगा दे जिसके द्वारा हम मार्केट में इसको बेच सके, मतलब इसका उद्देश्य वाणिज्य, मतलब इसको व्यापार करना है। इसको यहाँ खेती से बड़ी आकार जोता होगा उसका उद्देश्य वाणिज्य होता है, छोटी आकार है उसका उद्देश्य जीवन निर्वाह है। ठीक है, अब सुनो भाई, इसमें 5 आदमी 5 बीघा, इसमें 5 आदमी 50 बीघा। 5 आदमी जो थोड़ी सी जमीन पर काम करेंगे, एक एक जो पौधा होता है हर पौधे पर उनका ध्यान रहेगा, खूब निराई गुड़ाई खूब बढ़िया तरीके से करेंगे, टाइम पर जो है सबको पानी मिलेगा, सारी चीजें बहुत बढ़िया रहेंगी। लेकिन ये भाई ना, ये वाला भाई, ये वाला बी वाला आदमी तो कम है घर में और जमीन बहुत बड़ी है, जमीन चूंकि भाई मेरी बड़ी है, तो भाई जमीन अगर बड़ी है इसके पास में तो इसको समस्या है, क्योंकि सारा काम कैसे कोई देखेगा, तो प्रॉपर तरीके से देखभाल नहीं हो पाती है, प्रॉपर तरीके से देखभाल नहीं हो पाती। अब दोनों में आप देखोगे कि जिसके पास जमीन छोटी है वो बहुत सारे काम हाथों से करेगा, जिसके पास जमीन बड़ी है वो अधिकांश कार्य किससे करता है, मशीनों से करता है। ए अधिकांश काम हाथों से और बी अधिकांश कार्य किससे करता है, ये करता है हाथों से, तो ये करता है बी मशीनों से। इसलिए इसको मशीनीकृत कृषि या यांत्रिक कृषि भी कहा जाता है, यांत्रिक कृषि कहते हैं। इसका उद्देश्य जो कि जीवन निर्वाह है, इसलिए इसको गहन जीवन निर्वाह कृषि के रूप में जानते हैं। बेटा सुनो, ध्यान दो भाई, एक बारी की समझो, बारी की यही है जो लास्ट के 2 पॉइंट है। अब 2 ए और बी दोनों बैठे थे, शाम को दोनों बैठे थे, तो दोनों कितने कितने फसल कितनी हुई, मान लो दोनों ने गेहूं उगाया था, इसका उद्देश्य गेहूं घर में खाना था, इसका उद्देश्य गेहूं बाहर बेचना था। ठीक है, चलो तो इसमें हिसाब लगा, इसकी पॉटेशियम वाटर फार्मिंग नहीं है, मगरमच्छ पालन वाटर फार्मिंग नहीं है, मेंढक पालन वाटर फार्मिंग नहीं है, तो क्या है साहब, मिट्टी की जगह पर केवल सीधी जड़ें, जल के अंदर ही जड़ें अगर हो तो ऐसी जो फसल होती है उसको बोलते हैं एक्वापोनिक। इसमें फसल उत्पादन मतलब एक साथ होता है, खाद की आवश्यकता नहीं होती, स्ट्रॉबेरी, पालक, खीरा, पुदीना, कई प्रकार की फसलें इसमें की जाती है। एक होता है तुम्हारा कौन सा, एक होता है हाइड्रोपोनिक, जिसमें हवा के अंदर जो है आपकी ये लटकी होती है, हवा उसमें मछलियां भी छोड़ी जाती है, और वाटर फार्मिंग। अच्छा, मत्स्य वाटर फार्मिंग नहीं, ध्यान रखना, मत्स्य वाटर फार्मिंग नहीं है, मगरमच्छ पालन वाटर फार्मिंग नहीं है, मेंढक पालन वाटर फार्मिंग नहीं है, तो क्या है साहब, झींगा, शंख, मोती, शैवाल। झींगा एक क्लोरेला, एक पड़ता है क्लोरेला, एक समुद्री शैवाल है ना।
क्लोरेला नामक एक समुद्री शैवाल है। तो क्लोरेला शैवाल की खेती भी आपकी जल कृषि आती है। आप अगर नदी, झील, तालाब, समुद्र में जो है झींगा की, शंख की, मोती की, शैवाल की खेती करते हैं तो बेटा इसको बोलते हैं जल कृषि बोलते हैं। इसके अंतर्गत मत्स्य, मेंढक पालन, मगरमच्छ पालन शामिल नहीं किए जाते हैं। क्लोरेला नामक समुद्री शैवाल है जिसे अंतरिक्ष यात्रियों के लिए भोजन प्राप्त करने के लिए किया जाता है। प्रोटीन वगैरह इसमें खूब होता है। एक बेटा होता है एक्वापोनिक। एक्वापोनिक नीचे पानी का टैंक है, उसमें मछलियां भी छोड़ी जाती है। और भाई साहब देखो, इसमें मछली छोड़ रखी है टैंक में, एक में पानी के अंदर आपने जाली लगा करके ऊपर नीचे ऊपर पौधे लगा के गिलास के अंदर डालते हैं, वो नारियल वगैरह का भूसा डालते हैं और वो जड़ नीचे पानी में रखती है। ये पानी ले जाकर इसमें डाल देते हैं क्योंकि इसमें इनका जो अपशिष्ट होता है, मलमूत्र होता है, वो पानी के अंदर जाता है, वो न्यूट्रिएंट का काम करता है किसके लिए, फसलों के लिए। तो ऐसी जो कृषि होती है जिसमें मिट्टी की जगह पर केवल सीधी जड़ें, जल के अंदर ही जड़ें अगर हो तो ऐसी जो फसल होती है उसको बोलते हैं एक्वापोनिक। इसमें फसल उत्पादन मतलब सिर्फ एक साथ होता है, खाद की आवश्यकता नहीं होती। स्ट्रॉबेरी, पालक, खीरा, पुदीना, कई प्रकार की फसलें इसमें की जाती है। एक होता है तुम्हारा कौन सा, एक होता है हाइड्रोपोनिक जिसमें हवा के अंदर जो है आपकी ये लटकी होती है, हवा के अंदर जो है ये लटकी रहती है, ठीक है ना। तो भाई अगर ये नहीं हुआ तो बहुत बड़ा कांड हो जाएगा। इतने फसल कितनी हुई, मान लो दोनों ने गेहूं उगाया था, इसका उद्देश्य गेहूं घर में खाना था, इसका उद्देश्य गेहूं बाहर बेचना था, ठीक है। चलो तो भाई दोनों से बैठे तो ए बोला, ए बोला बोले यार गेहूं हो गए, और कितना हुआ गेहूं, बोले यार कच नहीं 25 क्विंटल हुआ है। तो बी बोला अपने 200 क्विंटल हुआ है। बोलो वाह भाई वाह, फल भूमि है ना, फल भूमि फल, ऐसे याद ऐसे ही साथ हो। पशुपालन और फसल उत्पादन क्या क्या चाहिए उसके लिए स्प्रे कर देते हैं। होती ऐसी कृषि पद्धति जिसमें पौधों की जड़ें मिट्टी में ना होकर हवा में निर्मित होती है। देखो ऐसे एक जाली लगाई, उसके अंदर पौधा लगा दिया, पौधा यस, एक होता है एरोपोनिक फार्मिंग होती है ऐसी कृषि पद्धति जिसमें पौधों की जड़ें मिट्टी में ना होकर हवा में निर्मित होती है। देखो ऐसे एक जाली लगाई, उसके अंदर पौधा लगा दिया, पौधा सीधा हवा में जड़ें लटक गई, स्प्रे कर देते हैं उसके ऊपर, जड़ों के ऊपर सीधा। क्या क्या चाहिए, क्या क्या चाहिए उसके लिए स्प्रे कर देते हैं, बस और कुछ नहीं। ऐसे रूट्स नीचे निकली रहती है हवा में और उसके ऊपर स्प्रे कर देते हैं। क्या क्या चाहिए उसी चीज की स्प्रे कर देते हैं। तो न्यूट्रिएंट पे मिट्टी से क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट कहीं से दे दो, हवा में न्यूट्रिएंट दे दो, उसमें हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये है आपका, ठीक है। सीधे जड़ों का पोषक तत्व जल का छिड़काव किया जाता है। अब सुनिए मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि का मतलब होता है बेटा जिसमें पशुपालन और फसल उत्पादन दोनों एक साथ हो। पशुपालन और फसल उत्पादन दोनों एक साथ हो, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि होती है विशेषीकृत, किसी एक चीज को ध्यान में रखकर खेती की जाती है, किसी विशेष प्रकार की कृषि की जाए। जैसे देखो बेटा अंगूर उत्पादन खाली की जगह विटीकल्चर कहते हैं, बागवानी को हॉर्टिकल्चर, अंगूर विटी, अंगूर विटी, अंगूर विटी, बागवानी हॉर्टी, बागवानी हॉर्टी, बागवानी हॉर्टी, बागवानी हॉर्टी, सब्जी ओलेरी, सब्जी ओलेरी, सब्जी ओलेरी, सब्जी ओलेरी, सब्जी ओलेरी, है ना। तो मणिपुर में क्या बताया, पामलू, मणिपुर पामलू, मणिपुर पामलू, मणिपुर पामलू, बस्तर दीपा, बस्तर दीपा, बस्तर दीपा, बस्तर दीपा, ऐसे याद करो यार, ऐसे ही होता है, ऐसे रटा जाता है। यही होती है अटल विद्या, बस्तर दीपा, बस्तर दीपा, बस्तर दीपा, बस्तर दीपा। दिमाग को इतनी बार बोल दिया, दिमाग याद कर लेगा, ना चाह के भी याद करेगा, ना चाह, खिल हिमालय, खिल हिमालय, खिल हिमालय, खिल हिमालय, खिल हिमालय, खिल हिमालय, ऐसे ही याद करा जाता है। यही तरीका याद करने का, और कंपटीशन का नियम है, जो जितना रटता है वो उतना जल्दी सफल होता है। ये नियम है, नियम है। तुम मानो तो बढ़िया भाई, नहीं मानो तो जो मानेगा वो नौकरी लग जाएगा, फिर आके वो फिर मानेगा कि हाँ भाई मास्टर ने कहा तो ठीक था, है ना। अब सुनो आप, ठीक है, सुनो बेटा सुनो। अंगूर विटी, अंगूर विटी, अंगूर विटी, अंगूर विटी, अंगूर विटी, अंगूर विटी, सब्जी ओलेरी, 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 है ना। फल पोमी, फल पोमी, फल पोमी, है ना। फल पोमी, 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 मतलब फल उत्पादन क्या होता है आपका, ये होता है पोमी कल्चर, पोमी कल्चर, पोमी कल्चर, पोमी कल्चर, पोमी कल्चर, ठीक है। केंचुआ वर्मी, केंचुआ वर्मी, केंचुआ वर्मी, केंचुआ वर्मी, केंचुए से निर्मित खाद, ये कहलाता है वर्मी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, ठीक है। मछली पीसी, मछली पीसी, मछली पीसी, मछली पीसी, मछली पीसी, हाँ रट्टा, इसको रट्टा, इसको रट्टा बोलते हैं। जो समझ में नहीं आए, ये कंपटीशन का नियम है, जो समझ में नहीं आए उसको रट दो, है ना, उसको रट दो, बस ये लो सीधा। जो समझ में नहीं आए उसको रट दो, हटाओ। जब रट दोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा, किसी समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मधुमक्खी एपी, मधुमक्खी एपी, मधुमक्खी एपी, मधुमक्खी एपी, मधुमक्खी एपी, मधुमक्खी एपी, फूल, फ्लावर, है ना, फ्लोरिकल की जैसे ही समझाते हैं। थैंक यू सर। के द्वारा खड़ी कृषि पश्चिमी राजस्थान में शुरू की गई थी जाती। सुनो राजस्थान का जैसलमेर, जैसलमेर में जाती। सुनो राजस्थान का जैसलमेर, जैसलमेर में एक जाति जिसका नाम है पालीवाल, पालीवाल ब्राह्मण, पालीवाल ब्राह्मण, पालीवाल ब्राह्मण। जैसलमेर खड़ी कृषि, खड़ी कृषि, खड़ी कृषि, खड़ी कृषि, खड़ी कृषि जो है वो शुरू की गई पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा। पालीवाल ये है नॉर्मन ई बोलो, नॉर्मन ई बोलो 1970, जिसका नाम है पालीवाल, पालीवाल ब्राह्मण, पालीवाल ब्राह्मण, पालीवाल ब्राह्मण। जैसलमेर खड़ी कृषि, खड़ी कृषि, खड़ी कृषि, खड़ी कृषि, खड़ी कृषि जो है वो शुरू की गई पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा, पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा, पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा खड़ी कृषि पश्चिमी राजस्थान में शुरू की गई थी, है ना। खड़ी कृषि जो है वो पालीवाल ब्राह्मणों ने शुरू किया। सुनो कृषि से संबंधित क्रांति, हरित क्रांति, हरित क्रांति, हरित क्रांति शब्द विलियम गेट, हरित क्रांति विलियम गेट, हरित क्रांति विलियम गेट शब्द दिया। हरित क्रांति शब्द दिया किसने, विलियम गेट, विलियम गेट, विलियम गेट, विलियम गेट ने दिया हरित क्रांति, विलियम गेट ने दिया हरित क्रांति, विलियम गेट ने दिया हरित क्रांति, हरित क्रांति, हरित क्रांति, विलियम गेट विश्व में इसके जनक, विश्व में जनक, है ना। ये है नॉर्मन ई बोलो, नॉर्मन ई बोलो 1970 शांति का नोबेल, 1970 शांति का नोबेल, है ना। शांति का नोबेल 1970, शांति का नोबेल 1970, 1970। भारत में जनक एम एस स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन भारत में इसके जनक माने जाते हैं। सफलता का कारण उच्च गुणवत्ता के बीजों का प्रयोग, उच्च गुणवत्ता हाई यील्ड वैरायटी जो आपके बीज आएंगे और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग। 1966 66 पेट भर के 1966 में खाना मिला, 71 में जनसंख्या विस्फोट हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद में पंजाब, हरियाणा, पश्चिम यूपी और उत्तरी राजस्थान में शुरू हुई, विशेष रूप से पंजाब और हरियाणा। पंजाब हरियाणा का जो मैदान है इसको हरित क्रांति का जनक माना जाता है। सबसे अधिक प्रभावित फसलें गेहूं और चावल, इसमें भी आपको दोनों में से एक पूछे तो गेहूं कह देगा, है ना। और 4 राज्यों में शुरू हुआ और 2 अगर पूछेगा तो पंजाब हरियाणा, ठीक है। देखो इस क्षेत्र में देखिए शुष्क है, आप देख लो आज शुष्क रीजन है, सेमी एरिड रीजन है ना। और क्योंकि आज शुष्क प्रदेश है उसके बावजूद हरित क्रांति होगी, नहरी तंत्र का विकसित होना, इसका कारण है नहरी तंत्र का विकसित होना, ठीक है, नहरी तंत्र का विकसित होना। सुनो बेटा, सुनो बेटा, सुनो सुनो श्वेत क्रांति दूध उत्पादन जनक है वर्गीस कुरियन। गुजरात के आणंद में अमूल डेयरी की स्थापना की गई। नीली मछली, नीली मछली, नीली मछली, नीली मछली, नीली मछली, लाल टमाटर, लाल टमाटर, लाल टमाटर, लाल मांस, लाल मांस, लाल मांस, गोल आलू, गोल आलू, गोल आलू, गोल आलू, सिंपल कति सीधा है, कुछ याद नहीं करना है। पीले तिल, सरसों पीले फूल होते हैं, तिलहन तेल निकलता है ना, तिलहन। गुलाबी झींगा, गुलाबी झींगा, गुलाबी प्याज, गुलाबी में ही आएगा औषध उत्पादन, गुलाबी में ही आएगा आपका औषध उत्पादन। काली पेट्रोल, काला पेट्रोल, काला पेट्रोल, काला पेट्रोल, ठीक है ना, काला पेट्रोल। रजत रेशा, देखो रजत क्रांति आपकी अंडा, रजत अंडा, लेकिन रजत रेशा जूट, रजत रेशा सॉरी कपास, रजत रेशा क्या कपास, रजत रेशा कपास। गोल्डन फाइबर, गोल्डन स्वर्ण रेशा, है ना, गोल्डन फाइबर ये आता है जूट, है ना। भूरी कोको, भूरा कोको, भूरा कोको, भूरा कोको, भूरा कोको, है ना, भूरा कोको, ठीक है ना। तो भूरा भूरी क्रांति कोको, है ना। बादामी क्रांति मसाला, बादामी मसाला, बादामी मसाला, बादामी मसाला, बादामी मसाला, बादामी मसाला, ठीक है, बादामी मसाला। ग्रीन गोल्ड बांस, ग्रीन गोल्ड बांस, ग्रीन गोल्ड बांस, ग्रीन किसमें है, फसल उत्पादन। ग्रीन गोल्ड क्या है, बांस। ग्रेसलिटी उर्वरक, ग्रेसलिटी उर्वरक, ग्रेसलिटी उर्वरक, ग्रेसलिटी उर्वरक, ग्रेसलिटी उर्वरक, ग्रेसलिटी उर्वरक आ जाएगा, ठीक है। सदाबहार जैविक, सदाबहार जैविक, सदाबहार जैविक, सदाबहार जैविक, ठीक है। सदाबहार क्या है, जैविक। परमानी भिंडी, परमानी भिंडी, परमानी भिंडी, परमानी भिंडी, परमानी भिंडी, है ना। तो देखो आ जाए तो एक भी नहीं है, आ जाए 2 भी आ जाए, ये बात थोड़ी हुई, ठीक है। इंद्रधनुष क्रांति, सभी क्रांति, इंद्रधनुष मतलब विभिन्न रंग, विभिन्न रंग मतलब विभिन्न क्रांतियों को बढ़ावा देना, ये कौन सी क्रांति कहलाती है, इंद्रधनुष क्रांति कहलाती है, इंद्रधनुष क्रांति कहलाती है, ठीक है।
दो थोड़ी छोटी चीजें रह गई थी इसमें। एक देखो बागान या रोपण कृषि होती है, बागान या रोपण। जैसे बागान लगा दो, है ना, बागान लगा दो, बागान बागान किसके लगा दो, रबड़ के लगा दो, नारियल लगा दो, कॉफी लगा दो, चाय लगा दो, केले लगा दो, गन्ना लगा दो, है ना, गन्ने का तो बाग नहीं कह सकते है ना, आम का बागान लगा दो, लीची का बागान लगा दो, ये सब क्या है बागान है। बड़ा फार्म चाहिए, बड़ा खेत चाहिए, आधा बीघा में और भाई आम का बाग लगा रखा है ना, और ऐसा नहीं होगा, बड़ा बड़ा एरिया चाहिए, ठीक है, बड़ा एरिया चाहिए और व्यापक स्तर पर तकनीकी अच्छी चाहिए, खूब सारा जो है इसमें लेबर चाहिए ना, तो श्रम अधिक होता है, पूंजी अधिक होती है, तकनीकी स्तर के ऊपर जो है मजबूत रहना चाहिए ना। तो कृषि की मुख्य विशेषता है अधिक निवेश और अधिक श्रम, और किसी बड़े फार्म में व्यापक स्तर पर एक ही फसल का उत्पादन किया जाता है, रबड़, नारियल, कॉफी आदि। एक होती है जैविक कृषि। भाई सुनो, जैविक कृषि विश्व में इस आधुनिक जैविक कृषि के पिताजी कहे जाते हैं, अल्बर्ट हावर्ड कहे जाते हैं। अल्बर्ट हावर्ड दुनिया में सबसे बड़े स्तर पर सबसे पहले किसी देश ने अपनाया इसको, तो क्यूबा ने सबसे पहले इसे व्यापक स्तर पर या वैश्विक स्तर पर अपनाया था। भारत में पूर्ण जैविक कृषि करने वाला सिक्किम है। राष्ट्रीय जैविक कृषि परियोजना अक्टूबर 2014 शुरू की गई, 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, 10वीं पंचवर्षीय योजना 2014 के अंदर यहाँ से शुरू हुई आपकी जो है राष्ट्रीय जैविक कृषि परियोजना। जैविक कृषि जिसमें रासायनिक उर्वरक के स्थान पर माइक्रोबियल जो होते हैं ना, उनको पोषक तत्वों को या इनको जो प्रयोग किया जाता है ना, वो जैविक कृषि होती है। और जैविक खाद का प्रयोग इसमें होता है, जैविक कीटनाशकों के स्थान पर जैविक कीटनाशक, रासायनिक कीटनाशकों के स्थान पर जैविक कीटनाशकों का प्रयोग इसमें किया जाता है, ठीक है। एक होता है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, ठीक है, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। महाराष्ट्र के किसान है सुभाष पालेकर, उन्होंने विकसित किया। और जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग नीति को सबसे पहले जिसने लागू किया वो कौन सा है, वो आपका आएगा आंध्र प्रदेश। भारतीय परंपराओं के आधार पर की जाने वाली कृषि है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। 2 मिनट हो गए, ये कंप्लीट हो गया, बस लास्ट एक स्लाइड है। देखो, तंबाकू राजमुंद्री आंध्र प्रदेश, तंबाकू राजमुंद्री आंध्र प्रदेश, तंबाकू राजमुंद्री आंध्र प्रदेश, तंबाकू राजमुंद्री आंध्र प्रदेश, तंबाकू राजमुंद्री आंध्र प्रदेश। नारियल कासरकोट केरल, नारियल कासरकोट केरल, नारियल कासरकोट केरल। आलू शिमला, आलू शिमला, आलू शिमला, आलू शिमला। तंबाकू ये आपका आएगा राजमुंद्री आंध्र प्रदेश, है ना। आपका जो है क्या कहते हैं, नारियल ये आएगा आपको कासरकोट केरल, कासरकोट केरल, कासरकोट केरल। आलू शिमला, आलू शिमला, आलू शिमला, आलू शिमला, आलू शिमला आएगा, ठीक है, आलू शिमला आ जाएगा। चावल राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कटक उड़ीसा, कटक उड़ीसा, चावल कटक उड़ीसा, चावल कटक उड़ीसा, चावल कटक उड़ीसा। शुष्क बागवानी बीकानेर राजस्थान, शुष्क बागवानी बीकानेर राजस्थान, शुष्क बागवानी बीकानेर राजस्थान। जूट कोलकाता बंगाल, कोलकाता बंगाल, जूट कोलकाता बंगाल, जूट कोलकाता बंगाल। दलहन कानपुर यूपी, दलहन कानपुर यूपी, दलहन, है ना, दलहन कानपुर, दलहन कानपुर, दलहन कानपुर यूपी, कानपुर यूपी। सरसों, सरसों में आएगा भरतपुर राजस्थान, सेवल भरतपुर राजस्थान, सरसों भरतपुर राजस्थान, सरसों भरतपुर राजस्थान, सरसों भरतपुर राजस्थान, सरसों भरतपुर राजस्थान। रेशम उत्पादन मैसूर कर्नाटक, रेशम, है ना, रेशम, रेशम उत्पादन को प्रशिक्षण, रेशम उत्पादन प्रशिक्षण, रेशम प्रशिक्षण उत्पादन, है ना, उत्पादन प्रशिक्षण, ये कहां पे, मैसूर, मैसूर कर्नाटक, मैसूर कर्नाटक। सब्जी वाराणसी, सब्जी वाराणसी, सब्जी वाराणसी, सब्जी वाराणसी, सब्जी वाराणसी, ठीक है, सब्जी वाराणसी आ जाएगी, सब्जी वाराणसी आ जाएगी, ठीक है। जूट आ गया, शुष्क आ गया, चावल आ गया, नारियल आ गया, तंबाकू आ गया, आलू आ गया, है ना, सब्जी आ गई, ठीक है। और कौन बच गया, ये हो गए, सब हो गए। और कौन बच गया, और आपका बच गया हाँ, राष्ट्रीय मांस और पोल्ट्री बोर्ड, मांस पोल्ट्री, मांस पोल्ट्री, मांस पोल्ट्री बोर्ड, मांस पोल्ट्री बोर्ड कहां है, मांस पोल्ट्री बोर्ड दिल्ली है, मांस पोल्ट्री बोर्ड दिल्ली है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद दिल्ली, आईसीआर दिल्ली, आईसीआर दिल्ली, आईसीआर दिल्ली। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विज्ञान संस्थान जयपुर, चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विज्ञान संस्थान, कृषि विज्ञान संस्थान जयपुर। राष्ट्रीय मत्स्य की बोर्ड हैदराबाद, 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 है ना। ऐसे रट्टे मारते हैं, मैं ऐसे रट्टा मारता हूं, तुम भी ऐसे रट्टा मारना सीखो। चलो मैंने कुछ सिखाया नहीं, रट्टे कैसे मारते जरूर बता दिया ना, तो अब बहुत सारी चीजें याद हो गई आपको, समझ गए मेरी बात को, ध्यान रखना, समझे नहीं समझे बात को। अब नेक्स्ट क्लास पढ़ लो, रात को क्लास हो लेते हैं अंतिम, उसके अंदर आपको 2 टॉपिक निपटा देंगे।